हेलो, वेलकम टू आवर चैनल टीममेट। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये ऑलमोस्ट हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है। तो हम ऑर्गन वाइज ही देखेंगे ताकि आपको इजी हो याद करने में। सबसे पहला सीएनएस से शुरू करेंगे। सीएनएस में क्या हो सकता है? माइक्रो एंजियोपैथी हो सकता है, सेरिब्रल वैस्कुलर इन्फैक्ट हो सकता है, हेमरेजेस हो सकता है। हेमरेजेस मतलब ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन, एम्बोलिज्म भी हो सकता है आर्टरीज़ में, वेंस में। ऑल्सो माइक्रो एंजियोपैथी हो सकता है। फिर आते हैं ऑक्यूलर में। ऑक्यूलर में रेटिनोपैथीज हो सकते हैं, कैटरैक्ट हो सकता है, ग्लॉकोमा हो सकता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो हाइपरटेंशन हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है। अगर वो कभी कभी जो जो वैस्कुलर सप्लाई होता है, जो आर्टरीज़ वगैरह होते हैं उनको ब्लॉक कर दे तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। और ये एथेरोस्क्लेरोसिस ना मेनली फैट डिपॉजिट्स की वजह से होता है, क्योंकि इंसुलिन नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा फ्री फैटी एसिड्स होते हैं बॉडी में, और ये फिर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं आर्टेरियल वॉल्स वगैरह में, और फिर ब्लड का जो फ़्लो है उसको रेजिस्ट करते हैं, तो ब्लड फ्लो कम होता है। ठीक है, और ब्लड फ्लो कम होगा तो उससे रिलेटेड इश्चीमिया हो सकता है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड से ही आएगा, तो हाइपोक्सिया हो सकता है, और फिर टिश्यू का डेथ हो सकता है। अब पैंक्रियास की बात करें तो आइलेट सेल का लॉस हो जाएगा, स्पेशली तब जब टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हो जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ हो। दूसरा है इंसुलाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन होगा टाइप 1 में, या फिर अमाइलॉइड का डिपोजिशन हो सकता है टाइप 2 में। ये मैंने आपको उसके पैथोजेनेसिस पे बता के रखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। फिर रीनल पे आएंगे तो नेफ्रोस्क्लेरोसिस हो सकता है, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो सकता है। नेफ्रोस्क्लेरोसिस पूरे के पूरे नेफ्रॉन में या फिर ट्यूब्यूल्स में, वहाँ पे हो सकता है। ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस सिर्फ ग्लोमेरुलस में हो सकता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है आर्टरीज़ में या कैपिलरीज में। फिर पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। फिर है ब्लैडर में। ब्लैडर में ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, आप इसको ब्लैडर से भी रिलेट कर सकते हो, ऑल्सो उसको नर्व से भी रिलेट कर सकते हो कि न्यूरोपैथीज होता है। जैसे सीएनएस में माइक्रो एंजियोपैथी, वैसे इसमें न्यूरोपैथी। तो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, तो इसके वजह से ब्लैडर का जैसे ऑटोनोमिक ब्लैडर एंड ऑल वो सब हो सकता है। और आपको पता भी है कि इसमें पॉलीयूरिया होता है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है पेरीफेरीज में, लिम्स में, स्पेशली लोअर लिम्स और अपर लिम्स में जो डिजीज़ वगैरह है वो ऐसे कांपने लगते हैं, वो भी एक तरह का पेरिफेरल न्यूरोपैथी में आएगा। फिर है पेरिफेरल वैस्कुलर एथेरोस्क्लेरोसिस। पेरीफेरीज को जो आर्टरी जाते हैं उनमें अगर फैट का डिपोजिशन हो रहा है तो तब पेरिफेरल एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। अब मैंने कहा था कि क्योंकि ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो इश्चेमिया होगा। इश्चेमिया वगैरह होगा तो वो प्रोन हो जाएगा टू इन्फेक्शंस, और क्योंकि ऑक्सीजन कम है, इन्फेक्शन है, तो गैंग्रीन वगैरह बनेंगे, गैंग्रीनस इन्फेक्शन होगा। ये सब होते हैं कॉम्प्लिकेशंस। आप इनको पूरा फ्रॉम हेड टू टो सारे ऑर्गन्स को याद करके उनके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। उसके बाद इसके कुछ एक्यूट मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन होते हैं और कुछ क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन होते हैं। मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे तो इसमें पहला है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो मैंने बताया है आपको पैथोजेनेसिस में, ऑल्सो वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वाली वीडियो में कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता कैसे है। क्योंकि फैटी एसिड्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो लीवर में जाता है, उनसे कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। कीटोन बॉडीज़ बहुत ही ज़्यादा बॉडी में जब बढ़ने लगते हैं तो दैट विल लीड टू एसिडोसिस। और क्योंकि ग्लूकोज भी बॉडी में ज़्यादा है, शुगर भी ज़्यादा है और कीटोन भी ज़्यादा है, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। और ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में डिहाइड्रेशन होगा, और साथ ही इसमें ऑस्मोटिक डायूरेसिस होगा, जिसके वजह से फिर पॉलीयूरिया होगा। और इसके फीचर्स में ना वही होगा कि सबसे पहले नोज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, और क्योंकि डायबिटीज़ है तो उसको फेटिक भी लगेगा। और इसका एक क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो है को स्मॉल ब्रीदिंग, जो कि फ्रूटी ऑर्डर का होगा। वो ब्रीदिंग जो वो करेगा ना वो फ्रूटी ऑर्डर का होगा, और साथ ही डीप होगा, लेबर्ड ब्रीदिंग होगा, बहुत मुश्किल से वो ब्रीथ कर रहा होगा। तो ये एक खास साइन है को स्मॉल ब्रीदिंग। तो अगर ये सब हो गया तो तब हम उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। इसमें शुगर भी बहुत ज़्यादा राइज़ कर गया होगा, 350 टू 600 ऑलमोस्ट। और इसमें इसका ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेडिसिन में,
कि उसमें आपको सबसे पहले तो इंसुलिन दे के उसका शुगर ठीक करना है, फिर क्योंकि एसिडोसिस हो गया है तो उसके लिए आपको सोडियम बाइकार्बोनेट्स वगैरह दे के उसका एसिडोसिस ठीक करना है। डिहाइड्रेशन हो गया तो आप फ्लूइड रिप्लेसमेंट दोगे। तो ऐसा करते करते आपको उसको ट्रीट करना है। फिर दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो है हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक कोमा। अच्छा, ये जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है ना, ये मेनली टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है। यूजुअली टाइप 1 वालों का डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, और जो टाइप 2 वाले हैं उनमें मोर कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक कोमा। ये भी मैं बता चुकी थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पॉलीयूरिया हो रहा है तो बहुत वाटर, इलेक्ट्रोलाइट सब लॉस हो जाते हैं यूरिन में, और इसके वजह से इंट्रासेलुलर वॉल्यूम कम हो जाता है, तो दैट कैन लीड टू कोमा। ठीक है, इसलिए हाइपर ऑस्मोलर हो जाएगा क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है, हाइपर ग्लाइसेमिक क्योंकि शुगर ज़्यादा है, और कोमा। उसमें भी सीवियर डिहाइड्रेशन होता है, सीवियर ऑस्मोटिक डाययूरेसिस होता है, और स्पेशली एल्डरली लोगों में होता है, क्योंकि जो एल्डरली लोग हैं ना वो ठीक से पानी वानी नहीं लेंगे। अगर मतलब जितना आपका लॉस हो रहा है वाटर, आपको कंपेंसेट करने के लिए उतना लेना भी तो चाहिए ना पानी। तो जो लोग कम पानी ले रहे होंगे, कम ड्रिंक कर रहे होंगे, उनको ये ज़्यादा होता है। इसमें भी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ऑलमोस्ट 600 to 1200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है, डबल एकदम। और ये एक कॉम्प्लिकेशन है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस वालों का। थर्ड में है लैक्टिक एसिडोसिस, जो कि मैंने यहीं पे बता दी है, क्योंकि एसिडोसिस होगा तो सीरम लैक्टेट भी बढ़ जाएगा, तो लैक्टिक एसिडोसिस। और फोर्थ में है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया कब होगा? जब वो पेशेंट ने इंसुलिन लेने के बाद कोई मील स्किप कर दिया हो, क्योंकि इंसुलिन आपको हाइपोग्लाइसेमिया करेगा, ग्लूकोज को कम कर देगा। तो इसके वजह से इंसुलिन लेने के आधे घंटे बाद हम खाना खाते हैं, तो अगर उन्होंने अपना मील जो है वो मिस कर दिया हो, या फिर एक्सटेंसिवली एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत विगरस फिज़िकल वर्क कर रहे हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा जो डोज है उससे ज़्यादा इंसुलिन ले लिया हो, तो ये सब कुछ कॉजेज़ है जहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। और ये कॉमन है, ऐसा नहीं कि ये कुछ रेयर है, ये काफ़ी कॉमन हो जाएगा हाइपोग्लाइसेमिया, स्पेशली जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं उनके साथ। और इसके सिम्टम्स में जिस कन्फ्यूजन हो जाएगा, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन, टैकीकार्डिया, ये सब होता है। तो ये सब अगर हुआ तो आप गेस करना कि उनका हाइपोग्लाइसेमिया है। और उसके ट्रीटमेंट में भी आप, अगर वो पेशेंट कॉन्शियस है तो आप उसको ओरली कोई भी शुगर सोल्यूशन या कुछ भी शुगर दे सकते हो, और अगर वो अनकॉन्शियस है तो हॉस्पिटल में या तो ग्लूकोज का सलाइन या फिर ग्लूकोगॉन का देते हैं। उसके बाद आएंगे उसको क्रोनिक नॉन वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में। नॉन वैस्कुलर मतलब वेसल से रिलेटेड नहीं है। अब इसका क्या हो सकता है? गैस्ट्रोपैरेसिस हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्किन कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हियरिंग लॉस हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज़ ऑलमोस्ट हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, तो उसके वजह से स्किन भी अफेक्ट होता है, आपका इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, और सबको जो गैस्ट्रिक का मोटिलिटी और पेरिस्टाल्सिस सब कुछ अफेक्ट होता है, तो गैस्ट्रोपैरेसिस वगैरह भी होता है। तो बस यही था आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।